यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं हमारा फिजिक्स का एक और यूनिट नंबर 13। इससे पहले हम लोग 2 यूनिट 11 एंड 12 कंप्लीट कर चुके हैं फिजिक्स का विथ एमसीक्यूज। उसके बाद हमने केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 16 स्टार्ट किया था, जिसका एमसीक्यू सेशन आपका डेली शाम को 6 बजे चल रहा है लाइव क्लास में, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज से अपना एक नया यूनिट स्टार्ट हो रहा है, यूनिट नंबर 13, जिसमें मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सो एक बार इन शॉर्ट आप देख लीजिए, इसका जो यूनिट है वो काफ़ी बड़ा है। पूरा अगर आप कहें क्लास 12 का जो अपना फिजिक्स का बुक है ना, उसके जो स्टार्टिंग के जो सारी यूनिट्स थी वो सारी इन्होंने ऐड कर दी है, क्योंकि यहाँ पर विद्युत जो है, विद्युत क्षेत्र करके, इलेक्ट्रिक फील्ड करके पहली यूनिट है, फिर धीरे धीरे आपकी चुंबकत्व आती है। तो ऐसे करके बहुत सारी यूनिट को मिक्स करके इन्होंने एक यूनिट आपके यहाँ पर बना दी है। ठीक है, तो ये है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी करके। ठीक है, ये देख सकते हैं मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी करके। तो जिसमें अगर आपको मैग्नेटिज्म समझना है तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, विद्युत चार्ज क्या होता है। तो अपन शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, चार्ज क्या होता है, कूलॉम का नियम क्या होता है, धीरे धीरे फिर हम लोग मैग्नेटिज्म के ऊपर मूव करेंगे। ओके, सो आज के सेशन को हम लोग यहीं से स्टार्ट करने जा रहे हैं। बात की जाए कोर्सेज की, तो कंप्लीट नोट्स आप सभी के लिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के अवेलेबल हैं। विथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको ये सेशंस प्रोवाइड यहाँ पर किए जाएंगे, कंप्लीट नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर हम लोग सोच रहे हैं कि इसमें आपका जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के जो पर्टिकुलर टेस्ट रहेंगे वो भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट नोट्स की जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर ऐप से सारी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। डेमो क्लासेस अवेलेबल है कि इसमें जो नोट्स है वो किस तरीके के रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बाकी साइंस का कंप्लीट बैच अवेलेबल है, आप साइंस का कंप्लीट कोर्स भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको इन शॉर्ट एक बार और बता दूं, तो यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ से लेकर जो शुरुआत होगी, यहाँ से होगी विद्युत क्षेत्र क्या होता है, आज अपन इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र क्या होता है ना, और उसके बाद अपन कूलॉम का नियम पढ़ेंगे। तो 2 टॉपिक आज अपन पूरे कवर कर लेंगे विथ न्यूमेरिकल एंड एमसीक्यूज। 2 टॉपिक पूरे कवर हो जाएंगे। कल से अपनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं और ये सारे टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ से जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने क्लास 9 और क्लास 10 का एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ा है तो ये सारी चीज़ें इन शॉर्ट में आपने क्लास 9 और क्लास 10 में भी पढ़ी हुई है। ठीक है, बट अभी जो अपन को पढ़ना है थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आई थिंक वॉइस वगैरह क्लियर है, कंटिन्यू करते हैं सेशन को। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो इसमें ऐसा नहीं होगा कि मैं डायरेक्टली आपको एडवांस पढ़ा दूंगी और बेसिक अगर स्किप कर दिया तो न्यूमेरिकल्स बनेंगे, नहीं। इसमें आपको सबसे पहले बेसिक पढ़ना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ लेते हैं। विद्युत आवेश होता क्या है, तो विद्युत आवेश पदार्थ का एक मौलिक गुण है। किसी भी पदार्थ का एक मौलिक गुण, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं, दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स इन एट इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र में क्या करता है, बल का अनुभव करता है। बेसिकली विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण होगा जिसके कारण जब वो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगा तो उसको एक फोर्स यहाँ पर फील होगा। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ऐसे बेसिकली देखा जाए तो चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर होते हैं। पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन रहता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज रहता है, हम सभी जानते हैं, और इलेक्ट्रॉन के साथ रहता है नेगेटिवली चार्ज यहाँ पर रहता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी चीज, सबसे पहली सिंपल सी डेफिनेशन। टाइप्स ऑफ चार्जेस यहाँ पर हो गए। अब जो आपके सिलेबस में बोल रखा है कि वैद्युत आवेश क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पर क्या होता है, तो देखना, ऊर्जा या इलेक्ट्रॉनों की वह मात्रा होती है जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाती है। या तो आप उसको एनर्जी के टर्म्स में कह दो या फिर इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में कह दो, जो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में क्या होगी, स्थानांतरित यहाँ पर होगी, उसे हम लोग विद्युत आवेश कहेंगे। ये स्थानांतरण अलग अलग तरीकों से हो सकता है, चालन कंडक्शन के थ्रू, है ना, प्रेरण इंडक्शन के थ्रू, या फिर फ्रिक्शन के थ्रू, किसी भी तरीके से हो सकता है। तो ये आज अपन को पूरा डिस्कस करना है कि चालन के थ्रू, कंडक्शन के थ्रू, फ्रिक्शन घर्षण के थ्रू किस तरीके से पदार्थ या जो आवेश है एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन के अंदर स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, विद्युत आवेश की 2 श्रेणियां हो गई, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो गए। लगभग हर सिस्टम में आवेश मौजूद होता है, लेकिन कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जिनमें आवेश नहीं होता है, तो अपन उसको क्या कहते हैं, तटस्थ, उदासीन या फिर न्यूट्रल कह देते हैं। चार्ज तो 2 ही प्रकार के होते हैं, और तीसरा अगर किसी में कोई चार्ज नहीं है, जैसे कि एक परमाणु के अंदर हमारा प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हो गया, और उसके ही नाभिक में न्यूट्रॉन होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है,
अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज देख लीजिए, बिल्कुल बेसिक थ्योरी है तो अपन एक बार बस पढ़ सकते हैं इसको। देखो, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर कोई भी दो समान आवेश हुए तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन यदि विपरीत आवेश हुए, यानी कि एक पॉजिटिव नेगेटिव हुआ, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित यहाँ पर करेंगे, है ना। ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा देखना, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, है ना। चार्ज आवेश जो होता है सारणीकृत यहाँ पर होता है, अर्थात इसका सबसे छोटा मान, मतलब इसको निकाला जा सकता है, क्वांटाइज किया जा सकता है। सबसे छोटा मान इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का आवेश होगा, कितना होता है 1.6। जैसे कि इन केस मैं प्रोटॉन का आवेश बोलूँ तो आप क्या बोलोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो होता तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव हो जाएगा और प्रोटॉन में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको क्वांटाइज किया जा सकता है, सारणीकृत किया जा सकता है। दो प्रॉपर्टी होगी। तीसरी प्रॉपर्टी देखना, आवेश संरक्षण होता है, यानी यह न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसको एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ट्रांसफर किया जा सकता है। ये मेन 3 प्रॉपर्टी होती है किसकी, चार्ज की, ठीक है। अब अगर अपन बात करें कि इसकी यूनिट क्या होती है, राइट, इसका जो मात्रक होता है यूनिट क्या होता है, तो अगर इसको निकाला जाए तो कैसे कहोगे, मात्रक जो होता है आवेश का, जब इलेक्ट्रिक चार्ज आपने पढ़ा है, इसका मात्रक कूलम्ब होता है। और यूनिट वाइज पूछ ले किसकी वैल्यू, 1 कूलम्ब की वैल्यू कितनी होती है, तो 6.242 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक कूलम्ब, एक चार्ज के अंदर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पाए जाते हैं। अब ये भी है ना, निकाल सकते हो आप। कैसे निकाल सकते हो, Q इज इक्वल टू एनी वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हो, वो अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। एक साथ सारी चीज़ें नहीं करते, 2-3 मिनट बाद अपन इस चीज़ को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी जस्ट आप ये नंबर याद रख सकते हो कि एक कूलम्ब किसके बराबर होता है, 6.242 इंटू 10⁻18 के बराबर यहाँ पर होता है। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ये जितने भी नंबर वाली चीज़ें हैं, क्योंकि अभी भी मैं बात करूं कि अपनी 3 से 4 यूनिट हो गई, तो इसमें कई सारी चीज़ें अपन ने पढ़ ली, एवोगेड्रो नंबर पढ़ लिया है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, तो सब में ऐसे नंबर्स आते हैं, तो आप उनको एक जगह लिख लो कि कूलम्ब की वैल्यू क्या है, एवोगेड्रो नंबर क्या है, बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या होती है, जो भी चीज़ें अभी तक आपने पढ़ी है आप उसको लिख लो, नहीं तो एग्जाम में कन्फ्यूजन होगा कि कब किसकी पावर क्या रखनी है। तो लिख लो सबसे पहले एक कूलम्ब की वैल्यू क्या होती है। इसी के बाद एक प्रॉपर्टी और है, आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जो चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो विद्युत क्षेत्र भी निर्मित करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा, और साथ ही उसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। चलिए, तो इस चीज़ को अपन समझते हैं कि कैसे जनरेट होती है, ठीक है। तो एक स्थिर आवेश, अगर आवेश स्थिर है मतलब वो मूव नहीं कर रहा है, आवेश कैसा है, जैसे कि पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव हो गया, अगर वो स्थिर है, पड़ा हुआ है ना। अगर एक स्थिर आवेश अपने चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, मतलब अगर कोई आवेश स्थिर है, मूव नहीं कर रहा है, मतलब उस केस में उसका जो वेग है, उसकी जो वेलोसिटी है, वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर कोई, जैसे मैं स्थिर खड़ी हूँ तो मेरी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, तो मैंने अपने आसपास क्या कर रखा है, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है या फिर मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, तो मैंने क्या कर रखा है, अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दी। कोई भी मुझे टच करेगा उसको करंट लगेगा, वो वाली चीज आप समझ लो, ठीक है। तो एक स्थिर आवेश अपने चारों ओर केवल और केवल विद्युत क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न कर सकता है। लेकिन अगर कोई चार्ज पार्टिकल गति कर रहा है, किसी भी प्रकार का चार्ज पार्टिकल, अगर वो मूवेबल है और वो कांस्टेंट गति से जा रहा है, तो उस केस में विद्युत क्षेत्र तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन उसकी गति के कारण मेरा क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर जनरेट हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, 2 पोजीशन 2 सिचुएशन यहाँ पर क्लियर हो गई। सबसे पहला, अगर इसका वेलोसिटी 0 है तो क्या होगा, और दूसरा अगर हम लोग बोल रहे हैं कि अगर वो नियत वेग से यहाँ पर चल रहा है, जस्ट लाइक कि बहुत एक स्पेसिफिक आप ले लो कि इतने मीटर प्रति सेकंड की गति से ये चल रहा है, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर जनरेट होगी। अब वो आप समझ लो कि वो अनशन चल रहा है, कभी उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, कभी बहुत स्लो है, मतलब उसमें त्वरण यहाँ पर हो रहा है, जबकि त्वरित आवेश विद्युत क्षेत्र तो जनरेट करता ही है, क्योंकि आवेश है, चलने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रही है, और बिल्कुल अंडशंड यहाँ पर चल रहा है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नहीं चल रहा है, तो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा का भी यहाँ पर क्या होगा, उत्सर्जन होगा, हीट भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो ये 3 पॉसिबल केसेस यहाँ पर हो सकते हैं। सबसे पहला आपने समझा केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना विद 0 वेलोसिटी,
इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होना विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और हीट रेडिएशन यहाँ पर होना विथ हम लोग बोल सकते हैं नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी या अनियत वेग की वजह से। ठीक है, ये तीन चीजें हो गई अपनी। चलो अब एक और केस यहाँ पर देखो कि जैसे कि अपन बात कर रहे हैं कि कोई भी दो प्रकार के चार्ज पार्टिकल हमारे पास है, बिल्कुल एक बेसिक सी चीज़ है, दो प्रकार के चार्ज पार्टिकल हमारे पास है, दैट इज Q1 एंड Q2। अगर दोनों सेम प्रकृति के हैं, सेम प्रकृति बोले तो दोनों के पास या तो पॉजिटिव चार्ज है या फिर दोनों के पास किस प्रकार के चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। उस केस में हमेशा ध्यान रखना Q1 इंटू Q2 यानी कि इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि या तो ये दोनों पॉजिटिव है या ये दोनों नेगेटिव है, समान प्रकृति के, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये रिपेल करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित यहाँ पर करेंगे। कैसे? एक एग्जांपल से समझो कि एक सिल्क क्लॉथ है, उसको हमने ग्लास की जो रोड है उस पर रगड़ा, तो ग्लास की रोड कैसी हो गई, पॉजिटिव यहाँ पर हो गई, है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरी ग्लास की रोड को उसके पास लेकर आ रहे हैं, दोनों पर कैसे चार्ज हो गए, पॉजिटिव चार्ज हो गए, समान चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो एक समान प्रकृति वाले आवेश के बीच में प्रतिकर्षण का गुण हो जाएगा। और यही चीज अगर विपरीत आवेश है, जस्ट लाइक कि सिल्क नेगेटिवली चार्ज है, ग्लास रोड पॉजिटिवली चार्ज है, लेट अस कंसीडर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो उस केस में Q1 और Q2 की वैल्यू ध्यान रखना हमेशा 0 से कम होगी, है ना, हमेशा 0 से कम रहेगी। विपरीत आवेश वाला जो आकर्षण है नेगेटिव यहाँ पर रहेगी, इनमें आकर्षण का गुण पाया जाएगा। ठीक है, ये जब अपन फॉर्मूला करेंगे, आवेश का नियम जो कूलॉम का नियम पढ़ेंगे, वहाँ पर ये चीज़ आपको बहुत काम आएगी। तो एक बेसिक कंसेप्चुअल थिंग है, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं विद्युत आवेश की प्रकृति की। देखो, इसको या तो आप स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर कैपिटल क्यू से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक परमाणु में मौजूद इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश, परमाणु में मौजूद इलेक्ट्रॉन का जो कुल आवेश है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन के आवेश को गुणा करने से प्राप्त होगा। अगर मेरे को आवेश निकालना है तो मैं क्या करूँगी, जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास है कि 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन है, उसमें अगर मैं जो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19, अगर उसका मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को यहाँ से क्या मिल जाएगा, आवेश मिल जाएगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट होता है, दैट इज Q = NE करके। ठीक है, जहाँ पर Q क्या हो गया, आवेश हो गया, है ना, E क्या हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और N क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई। किसी भी पिंड के आवेश को मानक मान से तुलना करके मापना संभव है। यहाँ से आप अगर 1 कूलॉम के लिए वैल्यू निकालोगे तो वही 6.25 × 10⁻18 वैल्यू निकल कर आ जाएगी। वही जो अभी अपन ने देखा था ना कि 1 कूलॉम की वैल्यू कितनी होती है, वो यहीं से निकल कर आती है। ठीक है, एक अध्ययन के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 होता है ना। विद्युत आवेश की एसआई इकाई या मानक एक कूलॉम्ब होता है। इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से ही अपनी 1 कूलॉम्ब की डेफिनेशन निकल कर आती है। क्या डेफिनेशन होती है, पहले इस डायग्राम को देख लो, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं। पहले इस डायग्राम को देखो, फिर आगे समझेंगे। देखो, यदि तार से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर है, मान लो ये तार आपको दिख रहा है ना अभी रेड कलर का, इससे क्या कर रहे हैं अपन, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर रहे हैं, कर दी हमने 1 एम्पियर की धारा। तो इसने क्या बोला है कि 1 कूलॉम्ब को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। देखो, 1 कूलॉम्ब को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि 1 सेकेंड में, क्या बोल रहा है कि 1 सेकेंड में तार से प्रवाहित या गुजरने वाले आवेश के रूप में, मतलब बेसिकली जो 1 कूलॉम्ब क्या होगा, तार से प्रवाहित, यदि एक हमारा तार है ना, उससे क्या हो रहा है, 1 एम्पियर की धारा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है, तो 1 कूलॉम्ब 1 सेकेंड में तार से जो धारा यहाँ पर प्रवाहित हुई है उस आवेश के रूप में आप इस चीज़ को क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, वही वाली चीज़ हो जाएगी Q = NE वाली। तार से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हम लोग यहाँ पर मान ले, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और कितने सेकंड में प्रवाहित हो रही है, 1 सेकंड में यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। तो उससे क्या निकल कर आ जाएगी, अपनी आवेश निकल कर आ जाएगी। आवेश के 2 बेसिक प्रॉपर्टी होती है, वही समान विद्युत आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और अपोजिट जो विद्युत आवेश होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित यहाँ पर करेंगे। ठीक है,
देख ही लिया है कि 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का जोड़ा हो गया, एक दूसरे को क्या करेगा, यहाँ पर देख लो 2 प्रोटॉन हो गए या फिर दोनों ही इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रतिकर्षण होगा, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन होगा, आकर्षण का गुण यहाँ पर पाया जाएगा। ये गुण आवेश की प्रकृति या उन पर कार्य करने वाले बल और प्रवाह की दिशा के समन्वय के ऊपर निर्भर करते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में हमेशा समान आवेश रहेगा, लेकिन उनकी जो प्रकृति होगी वो या तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी, ये आप देख सकते हो। ठीक है, क्लियर है। द्रव्यमान दोनों का समान रहेगा, आवेश की मात्रा दोनों की समान रहेगी, लेकिन उनका जो नेचर है पॉजिटिव या नेगेटिव बस वही अलग रहेगा। ओके, तो देखो ये वाली चीज हो गई, आवेश वाली चीज आपको समझ में आ गई। यहाँ से आपका एक फॉर्मूला भी क्लियर हो गया, Q इज इक्वल टू NE। अब इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज मेथड्स ऑफ चार्जिंग। कि किसी भी पदार्थ को मुझे चार्ज करना है, जैसे कि एक पॉजिटिवली चार्ज है ना, एक उसके पास अगर मैं कोई उदासीन परमाणु लेकर आई हूँ, उदासीन पदार्थ लेकर आई, तो आई वांट कि ये भी चार्ज हो जाए, या फिर दोनों उदासीन को मैं चार्ज करना चाहती हूँ किसी तीसरे के थ्रू। तो मेरे पास 3 तरीके हैं। कौन कौन से 3 तरीके? कि मैं उसको फ्रिक्शन के थ्रू कर सकती हूँ, घर्षण के थ्रू, मैं उसको कंडक्शन के थ्रू कर सकती हूँ, या फिर उसको इंडक्शन के थ्रू किया जा सकता है, मतलब संवहन के थ्रू, प्रेरण के थ्रू और घर्षण के थ्रू यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, ये साइंस वालों का 2023 का जो प्री एग्जाम था उसमें पूछा गया था क्वेश्चन इस टाइप का, इसी टॉपिक से। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कंडक्शन के द्वारा किसी भी वस्तु को कैसे आवेशित किया जाता है। सबसे पहले अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे, दूसरा अपन पढ़ेंगे उसकी प्रोसेस क्या है, और तीसरे अपन उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो हर एक प्रोसेस आपकी 3 स्टेप में कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले देखिएगा, अगर संवहन के थ्रू किसी भी वस्तु को आवेशित करना है तो क्या किया जा सकता है। संवहन द्वारा आवेशन तब होगा जब एक आवेशित वस्तु किसी उदासीन वस्तु के, यहाँ पर देखना डेफिनेशन हिंदी में, जब एक आवेशित वस्तु क्या होता है, किसी उदासीन वस्तु के संपर्क में आती है और आवेश का क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। जैसे कि मैंने क्या करा, जैसे कि ये आवेशित वस्तु थी, इस पर सब पर क्या हो गए, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हो गए, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मान लो ये पॉजिटिवली चार्ज वाली पूरी पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, उदासीन हो गया है ना, ये उदासीन, इसके ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं है। जब मैं इस उदासीन वस्तु के संपर्क में आवेशित वस्तु को लेकर आऊंगी तो इस पर भी क्या होंगे, ये चार्ज पार्टिकल जो है इस पर आने लग जाएंगे, है ना। ये क्या हुआ, ये सारे चार्ज पार्टिकल इस पर ट्रांसफर हो गए, इक्वली डिवाइड हो गए, जितने इस पर थे आधे आधे दोनों पर चले गए। दोनों वस्तुओं ने सेम चार्ज को यहाँ पर ग्रहण कर लिया। कैसे किया, देखो, अ चार्ज ऑब्जेक्ट टचेस अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। एक चार्ज ऑब्जेक्ट ने जब एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को टच किया, मतलब मैंने इन दोनों को क्या करवा दिया, टच करवा दिया, संपर्क में लेकर आ गई, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये न्यूट्रल चार्ज के ऊपर क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। अब इस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट ने भी सेम टाइप का चार्ज जो है वो क्या कर लिया, यहाँ पर ग्रहण कर लिया। तो आपको इस चीज से क्या क्या ध्यान रखना है, संवहन के द्वारा जो आवेश होगा, हमेशा जब 2 वस्तुओं को कब संपर्क में रखा जाएगा तभी ये आवेश कार्य करेगा, क्योंकि एक आवेश ऐसा भी होता है जो संपर्क में, मतलब एक दूसरे में टच नहीं करवाया जाता है। तो संवहन में क्या होगा, 2 वस्तुओं को आपस में संपर्क में रखा जाएगा, इसमें एक वस्तु आवेशित होनी चाहिए, है ना। कंडीशन क्या है, एक वस्तु आवेशित होनी चाहिए और दूसरी वस्तु कैसी होनी चाहिए, उदासीन होनी चाहिए, तभी जो है कंडक्शन के थ्रू हमारा आवेश जनरेट होगा। अब इस चीज़ का आप एग्जाम्पल देख लो, यदि एक धनात्मक आवेशित वस्तु एक क्षण जो कि अभी उदासीन है, मैं 0 लिख देती हूँ, मतलब उदासीन है, तो यानी कि एक धनावेशित आवेशित धातु की छड़ जब एक उदासीन वस्तु के गेंद से छुई जाती है, मतलब अपन ने क्या करा, इन दोनों को अपन टच में लेकर आ गए, तो ये पॉजिटिव चार्ज किस पर ट्रांसफर हो गए, इस पर भी ट्रांसफर हो गए, तो दोनों क्या होगी, सेम चार्ज वाली होगी, सेम पॉजिटिव चार्ज वाली होगी। ठीक है, क्योंकि अभी इसके अपने को कितने क्वेश्चन करने, इस वाले टॉपिक से अभी अपन को 8 क्वेश्चन करने, 2 क्वेश्चन चालन के, 2 क्वेश्चन कंडक्शन के, 2 क्वेश्चन फ्रिक्शन के और 2 क्वेश्चन कॉमन। ठीक है, तो ये बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। अगला देखिएगा, घर्षण के द्वारा जो आवेशन होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन किस प्रकार से होगा। घर्षण तो हम लोग समझते हैं, घर्षण क्या होगा, बेसिकली कोई भी 2 ऑब्जेक्ट होंगे, उनको आपस में क्या कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं, जैसे ये 2 हाथ है, आप इनको आपस में क्या कर रहे हो, रगड़ रहे हो, दैट इज फ्रिक्शन। तो घर्षण के द्वारा आवेशन तब होगा जब 2 उदासीन वस्तुओं को आपस में क्या किया जाएगा, रगड़ा जाएगा, कैसे, टच करके। ये भी कब होगा, जब ये दोनों वस्तुएं संपर्क में होगी। ठीक है, ये प्रोसेस कैसे होती है, 2 न्यूट्रल ऑब्जेक्ट आर रब्ड टुगेदर, मतलब 2 उदासीन वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए, रगड़ लिया। 1 ऑब्जेक्ट लॉसेस इलेक्ट्रॉन, जब दोनों वस्तुएं आपस में संपर्क में होगी और जब हम लोग उसको इस तरीके से रगड़ रहे हैं तो क्या होगा, एक
एक वस्तु क्या करेगी, मान लो ये वाला हाथ इलेक्ट्रॉन को खो रहा है, इलेक्ट्रॉन को खोने की वजह से क्या होगा, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर रही है, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ये कैसी चार्ज हो जाएगी, नेगेटिवली और इक्वली यहाँ पर चार्ज हो जाएगी। ठीक है, द चार्ज डिपेंड ऑन द मटीरियल इन्वॉल्व, कि किस प्रकार का मटीरियल आपने इन्वॉल्व किया है। समझ गए। तो फ्रिक्शन में क्या बोलना है, फ्रिक्शन में ये बोलना है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, और रगड़ा कब जाएगा, जब दोनों वस्तुएं कैसी होगी, संपर्क में होगी। और किस प्रकार की वस्तुएं, दोनों ही न्यूट्रल, दोनों ही उदासीन यहाँ पर होनी चाहिए। तो एक वस्तु जो हमारी क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी, और दूसरी जो वस्तु है वो किस प्रकार की हो जाएगी, ऋणावेशित यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखो, जब ग्लास की छड़, ग्लास है, कांच है ना, ग्लास की रोड को एक सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है, जस्ट लाइक कि मेरे पास एक सिल्क का कपड़ा है ना, और एक मेरे पास ग्लास की रोड है, मैं इसको इस तरीके से इस पर क्या कर रही हूँ, रब कर रही हूँ, तो मेरी जो छड़ है वो कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। मेरा सिल्क कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। इसने क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन को खो दिए, जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा, जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखो, प्लास्टिक की एक छड़ है, जैसे ये पेन ही समझ लो, ये प्लास्टिक का हो गया। अब मेरे पास कोई वुलन कपड़ा था, जस्ट लाइक दिस इज वुलन, मैंने इसको इससे रब किया, तो छड़ कैसी हो जाएगी, यहाँ पर ऋणात्मक आवेश को क्या कर लेगी, प्राप्त कर लेगी। ठीक है, किसकी वजह से, वूल की वजह से, ऊन की वजह से। अब इसमें क्या चीजें समझ में आती है कि हमें दो उदासीन वस्तुएं यहाँ पर लेनी है। कंडक्शन में हमने क्या देखा था, एक चार्ज लेना है, एक उदासीन लेना है। तीसरा क्या है, तीसरा प्रेरण है। प्रेरण या इंडक्शन क्या होता है कि प्रेरण द्वारा आवेशन एक ऐसी विधि होती है जिसमें किसी उदासीन वस्तु को बिना सीधे संपर्क में लाए आवेशित किया जा सकता है। मतलब अगेन मुझे दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट यहाँ पर लेना है जिसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, डायग्राम विजिबल हो रहा है। मैंने क्या किया, कोई भी दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट यहाँ पर ले लिए, इनके पास ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। अब कोई भी एक आवेशित वस्तु, जैसे कि नेगेटिव चार्ज वाली जो आपको दिख रही है ना, मैंने क्या करा, नेगेटिव चार्ज वाली वस्तु को मैंने इसके सिर्फ पास लेकर आई। ये बलून दिख रहा है इस बच्चे के हाथ में, ये बलून क्या कर रहा है, इसके पास लेकर आए। सिर्फ पास लेकर आने से क्या हुआ, बलून नेगेटिवली चार्ज था, है ना, तो यहाँ पर ए के ऊपर कौन से आ गए, अपोजिट चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये क्या है, इसके टच में, अगर इस पर पॉजिटिव है तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। जब मैं इन दोनों को एक दूसरे से दूर करूंगी, जब ये दोनों क्या होगी, एक दूसरे से दूर हो जाएगी, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज पूरा पॉजिटिव कैरी कर लेगा, और ये पूरा क्या कर लेगा, मेरा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर कैरी कर लेगा। ठीक है, ये होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब पहला केस कि इसमें दो वस्तुएं जो होगी उदासीन होगी, जो भी एक वस्तु आप ले रहे हो वो उदासीन होगी, और बाहर से कोई एक वस्तु लेकर आई जाएगी, वो पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज हो सकती है। इन दोनों के बीच में कोई भी संपर्क, कोई भी कांटेक्ट यहाँ पर नहीं होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी उदासीन वस्तु को बिना किसी चार्ज पार्टिकल के संपर्क में लाए आवेशित किया जा सकता है। मतलब ये दोनों तो न्यूट्रल थे, बिना इसके टच करे हमने एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव चार्ज ला दिया। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक, डन। देखो कैसे करना है, प्रोसेस आप देख सकते हो जो अभी अपन ने किया कि एक अनावेशित या एक आवेशित वस्तु को हम क्या करें, अनावेशित वस्तु के संपर्क या उदासीन वस्तु के साथ लाए। उदासीन वस्तु में आवेश क्या हुए, पुनर्व्यवस्थित हो गए। निकट वाला हिस्सा जो है अपोजिट चार्ज लेगा, जैसे बलून नेगेटिव था तो इसने क्या कर लिया, ए वाले ने पॉजिटिव ले लिया, पॉजिटिव से इस पर अपोजिट नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी उदासीन वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाए तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं और एक स्थायी आवेश यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। जब इस मूल वस्तु को यहाँ से हटा लिया जाएगा तो उदासीन वस्तु कैसी हो जाएगी, मेरी आवेशित यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी प्रोसेस है। अब कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। एक बार इसके एग्जांपल्स देख लो। धातु की गेंद और ऋणात्मक आवेशित छड़ हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, या इलेक्ट्रोस्कोप में जो प्रेरण होता है, इलेक्ट्रोस्कोप में जो अगर अपन को चार्ज लेकर आना है वो भी हम लोग किसके थ्रू लेकर आते हैं, इंडक्शन के थ्रू। देखो, यदि एक ऋणात्मक आवेशित छड़ को एक उदासीन इलेक्ट्रोस्कोप के सिर्फ पास में लाया जाता है, संपर्क नहीं करवाया जाता है, तो इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है उसके पत्ते फैल जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा, उसमें भी यहाँ पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो की फीचर्स यदि अपन को देखना है तो अपन इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि इंडक्शन में संपर्क नहीं चाहिए, और मुख्य रूप से जितने भी चालक पदार्थ होते हैं, कंडक्टर जो होते हैं, उसके ऊपर इस ट्रिक का प्रयोग या इस टेक्निक का, इंडक्शन का प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, तीन मेथड हो गई, फ्रिक्शन हो गया, कंडक्शन हो गया और इंडक्शन हो गया।
फ्रिक्शन में हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, रब करके। कंडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एक उदासीन और एक आवेशित वस्तु को लाते हैं। और इंडक्शन में विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, विदाउट एनी टच, हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल वस्तुओं में भी चार्ज लेकर आ जाते हैं। चलो ये तो हो गया हमारा दूसरा टॉपिक। अब अपन इसके क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपन कर रहे हैं कंडक्शन से, पढ़ा शुरू में वही था तो कंडक्शन से ही कंप्लीट करते हैं। संवहन द्वारा आवेश स्थानांतरण किसके माध्यम से होता है, संवहन, कंडक्शन की बात हो रही है। कंडक्शन में सीधा संपर्क होना चाहिए, आपस में दोनों वस्तु एक दूसरे के संपर्क में होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखना, यदि एक धनात्मक आवेशित क्षण, मतलब एक धनात्मक आवेशित क्षण है, जब किसी उदासीन वस्तु के संपर्क में लाई जाती है, उदासीन गेंद को छूती है, सिर्फ टच करती है, टच करती है मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट यहाँ पर हो गया, तो गेंद पर कौन सा आवेश होगा, किसकी बात हो रही है, अगेन कंडक्शन की बात हो रही है, क्योंकि उसने रगड़ने की बात तो करी नहीं, उसने बोला एक ऑलरेडी चार्ज है। ठीक है, तीनों केसेस में आपके यहाँ पर बना देती हूँ अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा हो। देखो, एक तो इसने क्या बोला, पॉजिटिवली चार्ज है, और एक मेरा क्या है, उदासीन है। ठीक है, दूसरा ये वाली चीज क्या हो गई मेरी, ये वाली चीज यहाँ पर कंडक्शन हो गई। फ्रिक्शन में क्या होता है, दोनों ही वस्तुएं कैसी होती है, उदासीन होती है। ये मेरा घर्षण यहाँ पर हो गया। तीसरा पॉसिबल केस क्या होगा, तीसरा पॉसिबल केस ये होगा कि ये दोनों भी क्या होगी, न्यूट्रल होगी, बट बाहर से कोई भी एक चार्ज पार्टिकल आएगा, है ना, बाहर से आएगा वो चार्ज पार्टिकल। ठीक है, क्लियर हो रहा है, ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पर इंडक्शन हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया कि जब एक आवेशित क्षण, ये आवेशित हो गया, एक उदासीन वस्तु के संपर्क में आई है, दोनों में कांटेक्ट हुआ है, तो इस प्रकार से जो इस वाली पर, इस बॉल पर ही पूछा है कि बॉल पर किस प्रकार का आवेश होगा, ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव यहाँ पर हो जाएगी। राइट, समझ गए ये वाली चीज। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करके बताओ, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, अगले क्वेश्चन का आंसर करो। घर्षण के द्वारा आवेशन किस प्रकार से होगा, दो क्वेश्चन कंडक्शन के हो गए, दो क्वेश्चन फ्रिक्शन के करेंगे। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन अकर्स व्हेन, दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है। फ्रिक्शन में क्या होगा, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाएगा तभी, अभी तो क्या है, दोनों न्यूट्रल है, दोनों उदासीन है। जब दोनों को रगड़ा जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी और एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगी, रिलीज कर देगी, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो उसके लिए दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो क्या होगा। अब मेरे पास कांच की एक ग्लास रोड यहाँ पर हो गई। ठीक है, अब मैंने इसको किससे रगड़ा, रेशम से यहाँ पर रगड़ा। ठीक है, तो कांच की छड़ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा, और जो रेशम की छड़ है वो कैसी चार्ज हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि अभी तो दोनों उदासीन थी, दोनों को मैंने रगड़ा, दोनों में फ्रिक्शन हुआ, तो एक पॉजिटिव और एक क्या हो जाएगी मेरी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब प्रेरण के द्वारा आवेशन देखते हैं कि प्रेरण के द्वारा आवेशन कब होता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन कब होता है, सीधे संपर्क के द्वारा, बिना संपर्क के द्वारा, वस्तुओं को रगड़कर, या इनमें से कोई नहीं। इंडक्शन में दो वस्तुओं को टच करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होती, तो बिना संपर्क के द्वारा जो है प्रेरण यहाँ पर संपन्न हो सकता है। ठीक है, ये चीज भी क्लियर हो गई। चलो आगे देखो, प्रेरण के द्वारा आवेशन में प्रेरित आवेश कैसे फैलता है। दो वस्तुएं उदासीन थी पहली कंडीशन में, हमने क्या करा, बाहर से एक ऑब्जेक्ट लेकर आए, मान लो कि ये नेगेटिवली या पॉजिटिव मान लो, अब की बार ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, एक सेकेंड, ये इसके संपर्क में तो नहीं है, ये इससे थोड़ा सा दूर है। ठीक है, ये इससे थोड़ा सा दूर अपन मान लेते हैं, इस तरीके से ये मान लो हमारे पास दो चार्ज हो गए। देखो अब बार ये पॉजिटिव है और मैं इसके थोड़ा सा भी पास लाऊंगी तो ये सारी चीज़ें कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और इस नेगेटिव की वजह से ये सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, मतलब ये वाला जो वस्तु है, पदार्थ है, ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस वस्तु के विपरीत आवेश यहाँ पर जनरेट होगा और इस वस्तु के विपरीत आवेश यहाँ पर जनरेट होगा। तो प्रेरण के द्वारा आवेशन प्रेरित आवेश से कैसा होता है, हमेशा उल्टा होता है, यानी कि अपोजिट टू द नियर बाय चार्ज, मतलब पास वाले चार्ज के हमेशा उल्टा रहेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण के द्वारा आवेशन का उदाहरण है। घर्षण के द्वारा यदि आवेश आता है, कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है, गुब्बारों को बालों से रगड़ना, है ना, गुब्बारा है हमारे पास, उसको हमने बालों से रगड़ा है, किसकी बात हो रही है, फ्रिक्शन की, रगड़ने पर ही होगा, तो बिल्कुल सही है। एक आवेशित छड़ को धातु की गेंद से छूना, ठीक, इसमें फ्रिक्शन नहीं क्योंकि इसमें केवल टच करवाया जा रहा है। एक आवेशित छड़ को चालक के पास लाना, तो टच तो नहीं हो रहा है, ये वाला अपना इंडक्शन वाली चीज हो गई, तो ये भी गलत हो गया। केवल ऑप्शन नंबर 1 कि दो वस्तुएं जब आपस में रगड़ी जाती, जैसे आपने स्कूल टाइम में ये वाली चीज करी होगी ना, पेन को आप ऐसे यहाँ पर सर में जो ऑयल रहता था, है ना, उससे रगड़ते थे और फिर उससे आप पेपर उठाते थे, तो वही वाली फ्रिक्शन वाली चीज़ हो गई है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा आवेशन विधि संपर्क के बिना होती है? संपर्क के बिना ओनली इंडक्शन हो सकता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चालक इंडक्शन, चालन हो गया अपना, कंडक्शन हो गया, इंडक्शन हो गया, एंड फ्रिक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। एक बार एक छोटी सी चीज़ और अपन रिवाइज कर लेते हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.109 इंटू 10⁻⁻31 kg, मतलब बहुत ही अल्प, बहुत ही मिनिमल द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का होता है, न के बराबर। और इस पर जो आवेश रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर जो रहेगा 9.1, अपना ये वाला देखो 9.1 इलेक्ट्रॉन का हो गया, प्रोटॉन का 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg रहेगा। और इस पर आवेश बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के सिमिलर होता है, लेकिन जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो भी अपना प्रोटॉन के सिमिलर ही होता है, 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। नाभिक में ही रहते हैं दोनों, और इस पर जो आवेश है वो न्यूट्रल, उदासीन होता है, दैट्स वाई ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज़। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, जो भी अभी तक पढ़ा आपने उसका एक बार ये क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन है जो बिल्कुल बेसिक है और आपसे पूछे जाते हैं, वो अपन कंप्लीट कर लेते हैं। किसी धातु के गोले को 1 कूलम आवेश से धनावेशित करने से उसमें कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे? इसने क्या बोला है कि कोई भी एक धातु का गोला है, इसको मैंने क्या दिया, 1 कूलम आवेश यहाँ पर दिया है ना, धनावेशित मैंने इसको यहाँ पर कर दिया। धनावेशित करने की वजह से जब मैंने इसको पॉजिटिवली चार्ज दिया तो उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, पॉजिटिव चार्ज देने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इसको फ्री कर देंगे। तो कैसे निकाला जाएगा? इसको निकाला जाएगा Q इज इक्वल टू NE वाले फॉर्मूला से। इसने Q आवेश की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 कूलम यहाँ पर दे रखी है, Q इज इक्वल टू NE यहाँ पर होगा। ठीक है, Q की वैल्यू अपने पास कितनी हो गई, 1 कूलम हो गई। ठीक है, अपन को निकालना क्या है, N की वैल्यू निकालना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो अपना चार्ज रहेगा वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻90। यहाँ पर आपको माइनस रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन का नेचर पता है कि वो नेगेटिव ही होता है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी, इसको डिवाइड में लेकर चले जाओ, यहाँ से आपकी N की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये एक डेफिनेशन है कि यदि किसी भी पदार्थ को 1 कूलम का आवेश यहाँ पर दिया जाता है तो उसमें उपस्थित नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये भी चीज़ आपको याद रखनी है, ये तो जस्ट है कि कैसे आया, अगर आपके मन में डाउट आता है तो ये अपन ने सॉल्व कर लिया। बाकी ये चीज़ एज यूजुअल है, आपको याद करनी है कि अगर किसी भी वस्तु को 1 कूलम का आवेश, 1 कूलम का चार्ज दिया जाता है तो उस पर उपस्थित नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6.25 इंटू 10⁻18 होंगे। क्यों याद रखना है, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ। इसमें इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जो जनरल होते हैं उसमें वो 2 से 3 चीज़ें पूछता है, तो उसमें बार बार आप Q इज इक्वल टू NE करके ये स्टेप सॉल्व नहीं करोगे, जस्ट आप ये नंबर याद रखोगे, 6.25 इंटू 10⁻18 1 कूलम्ब में उपस्थित नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। मैं आपको दोनों ही तरीके से बता देती हूँ, बेसिक और डायरेक्ट। यदि किसी पिंड से 1 सेकेंड में, इसने क्या बोला है कि 1 सेकेंड में पिंड क्या कर रहा है, जैसा पहले बोला है वैसा लिख लो, 1 सेकेंड में 10⁻+9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित हो जाते हैं। मतलब वही जो भी आप पढ़ रहे थे कि एक पिंड है, इस पिंड से दूसरे पिंड में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, 10⁻⁻9 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, विद इन अ सेकेंड इस वस्तु को दे दिए, दूसरे पिंड, दूसरी बॉडी को यहाँ पर दे दिए, है ना। अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं, तो 1 कूलम आवेश के स्थानांतरण में, अगर 1 कूलम आवेश अपन को स्थानांतरित करना है तो कितना समय लगेगा। अब इसने वो तो पूछा ही नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो पूछे ही नहीं, इसने क्या पूछा कि कितना समय लगेगा। तो अब अपन को क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। ठीक है, अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि 10⁹ इलेक्ट्रॉन, 10⁹ इलेक्ट्रॉन ही है ये, है ना। इसको एक बार अच्छे से लिख लेते हैं ताकि आपका एक बार बेसिक क्लियर हो जाए, फिर मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगी कैसे करना है। ठीक है, 10⁹ इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होते हैं कितने समय में, 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए,
है ना, 10 की पावर 9 ये लिखा है, देखो 1 सेकेंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। तो अब आपको पता था कि 1 कूलम आवेश में, अब आपको ये चीज़ भी पता है Q इज इक्वल टू NE यहाँ पर होता है। आवेश की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 कूलम दे रखी है। यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके निकल जाएंगे 1.6, इस पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 वाला चार्ज हो जाएगा, उससे आप इजीली यहाँ पर निकाल लोगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो E की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, सॉरी N की वैल्यू जो निकल कर आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, ये अपना N की वैल्यू निकल कर आ गई। यहाँ तक समझ गए। यहाँ से अपन ने क्या करा, N की वैल्यू निकाल ली, कितनी निकाल ली, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ओके, अब इसके आगे क्या करना है आपको, अब आप देख लो, चूँकि 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफ़र होते हैं 1 सेकेंड में, इसीलिए 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे कितने सेकेंड के अंदर, 1 डिवाइड बाय 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो इसको सॉल्व, 1 सेकेंड थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, देखो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन अपन को निकालने ना, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 9 हो जाएगा। तो बस इसको सॉल्व कर लो, 18 में से 9 गए तो कितने बचेंगे आपके, 9 बचेंगे। ये आ गया आपका आंसर। चूँकि इसलिए करके आपको इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करना है, एक बार और इन शॉर्ट अपन कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ने यहाँ पर क्या किया, Q इज इक्वल टू NE करा। ठीक है, Q इज इक्वल टू NE करने से क्या हुआ, यहाँ पर हमारा चार्ज 1 कूलम था। ठीक है, ये बेसिक अपना चार्ज क्या था, 1 कूलम यहाँ पर था। N की वैल्यू अपन निकाल लेंगे किससे, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख के 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 रखेंगे। यहाँ से 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 चला जाएगा। ठीक है, मतलब ऊपर आप 10 रखोगे, फिर 100 करोगे, 19 का पावर 1 कम करके ऊपर ले जाओगे, तो यहाँ से आपकी N की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप बोलोगे कि चूँकि 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए गए हैं 1 सेकेंड में, इसीलिए 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएंगे डिवाइड बाय 10 टू द पावर 9 सेकेंड में। यहाँ से आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9। अब अगर कोई इसको और आगे वर्ष में पूछ ले कितने साल में, तो आप सेकंड को क्या करें, साल में कन्वर्ट कर ले, सेकंड को मिनट में, मिनट को घंटे में, घंटे को दिन में और दिन को वर्ष में। तो लगभग यहाँ पर 200 वर्ष हो जाएंगे। अब जो ऑप्शन में होगा वैसा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो इसीलिए बोल रहे थे कि एक कूलम में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको क्या कर सकते हो आप यहाँ पर डायरेक्टली याद कर सकते हो। ठीक है, डन। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, फिर अगला टॉपिक देखेंगे। एक सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए जिस पर 10 की पावर -7 कूलाम का आवेश आ जाए। अब वापस से पूछा क्या है अपन को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ही पूछा है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में अपन से पूछा है कि एक सिक्के से हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन निकाल ले जिसकी वजह से उस पर क्या हो जाए, 10 की पावर -7 कूलॉम यहाँ पर आ जाए। इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उस पर क्या हो जाएगा, आवेश की मात्रा बढ़ेगी या कम होगी। ठीक है, अब आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 के। अपन सभी को पता है Q इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, Na के। Q आवेश की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 टू द पावर -7 दे रखी है। ये अपना N का वैल्यू हो गया। और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। जब आप इसको सॉल्व करोगे 10 टू द पावर -7 इधर रह जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको लेकर आओगे जैसे अभी जस्ट आपने किया था वही वाली चीज़ कि 1, या फिर मैं इसको एक बार और छोटा स्टेप करने के लिए कर देती हूँ, 1 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कर लूँ, जो एक कूलॉम्ब आवेश के लिए अभी आपने सॉल्व किया था। और 10 टू द पावर -7 को अभी थोड़ी सी देर के लिए पीछे लिख देते हैं। ठीक है, जब आप इस वाली चीज़ को, इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, है ना, तो अभी जस्ट आपने किया ही था, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पर आपका आंसर क्या आया था, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 आया था। ठीक है, यही वाली चीज़ आई थी, है ना, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 आया था। ठीक है, 10 टू द पावर क्या आ गया मेरा, 18 आ गया। और इस ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है, 10 टू द पावर -7 लिखा हुआ है। इसको जब आप सॉल्व कर दोगे तो 6.25, 8 में से 7 गए तो 1, मतलब 11 यहाँ पर बच जाएगा।
ओके, आगे समझ में ये वही चीज़ है, आप चाहे तो नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते थे, बट ये वाली चीज़ जस्ट अभी अपन ने सॉल्व करी किसके लिए, 1 कूलम्ब आवेश के लिए। ये 1c था, ये 1 इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गए। अभी क्वेश्चन में 1 कूलम्ब की जगह मेरे को 10⁻⁻7 कूलम्ब दे रखा है, तो मैंने क्या करा, डायरेक्टली 10⁻⁻7 का इसमें मल्टीप्लाई कर लिया। तो 18 में से 7 गए तो अपना क्या बच जाएगा, प्लस का 11 बच जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो अब अगले टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं। आपने सबसे पहले आज क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक आवेश पढ़ा, फिर चालन, जो फ्रिक्शन है, इंडक्शन है, इन तीनों चीज़ों को पढ़ा। फिर उसके बाद अपने बेसिक कूलॉम उससे किस तरीके से Q = NE के क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अपन ने सॉल्व कर लिए। अब आ जाता है अपना मेन टॉपिक, जिस पर आपका पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड के जितने भी टॉपिक है वो इसी पर बेस्ड है। इसी फॉर्मूला से आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे, है ना। चलो कूलॉम का नियम देखते हैं। कूलॉम का नियम दो स्थिर आवेशों के बीच में लगने वाले वैद्युत बल का वर्णन करता है। आवेश कैसे होंगे, सबसे पहली चीज के आवेश होंगे स्थिर, मतलब वो मूवेबल नहीं होंगे, मतलब वो वेग पर डिपेंड यानी कि वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेंगे। तो कूलॉम का नियम दो स्थिर आवेशों के बीच में लगने वाले विद्युत बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्णन करता है, क्योंकि यही चीज़ वापस से आपको मैग्नेटिक फील्ड में भी पढ़नी है, वहाँ पर फॉर्मूला काफ़ी डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसका जो डेफिनेशन है वो क्या बनेगा, डेफिनेशन ये बनेगा कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के, है ना, ये किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल, जिसको अपन F से रिप्रेजेंट करेंगे, वो किसके बराबर या किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्रतिकर्षण बल उसके आवेशों के गुणनफल। मान लो इसका चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उसकी प्रकृति कोई भी हो सकती है, नेचर कुछ भी हो सकता है। आवेशों के गुणनफल के Q1 Q2 के समानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी, मान लो इनके बीच की दूरी r है, इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ध्यान रखना आवेश कैसे होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए, मूवेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर मूवेबल होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, मतलब फिर उसमें कूलॉम का नियम आपका काम नहीं करेगा, फिर उसमें मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो नियम आएगा वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपनी शुरुआत यहाँ से हुई है, तो अपन अभी इसको ध्यान रख लेते हैं। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय r²। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो K कांस्टेंट लगा दोगे। ठीक है, जिसको कूलॉम स्थिरांक के नाम से जाना जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। तो जब आपने ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज, प्रोटॉन के चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, और एक और आज कौन सी चीज़ पढ़ी थी अभी अपन ने, ये 6.25 × 10⁻18 वाली, है ना, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सारी चीज़ों के साथ आप इस नंबर को भी लिखो, ये कूलॉम स्थिरांक यहाँ पर होता है। ठीक है, तो आवेश समान हो तो प्रतिकर्षण का बल लगता है, आवेश विपरीत हो तो आकर्षण का बल लगेगा। इसीलिए तो अपन ने वो पढ़ा था कि Q1 Q2 कब ग्रेटर देन 0 और कब लेस देन 0 यहाँ पर होगा, तो वो इसी केस के लिए पढ़ा था। Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब आवेश कैसे होंगे, समान आवेश होंगे, यानी कि रिपल्शन का गुण होगा। Q1 Q2 इज लेस देन 0 कब होगा, जब अपोजिट चार्ज पार्टिकल मतलब अट्रैक्शन होगा। बल रिक्त स्थान में अधिकतम होता है और माध्यम के अनुसार घटता है। अब डिपेंड करता है कि ये दोनों चार्ज पार्टिकल जो हैं कहाँ पर रखे गए, हवा में रखे गए या किसी और माध्यम में रखे गए, तो उस पर ये डिपेंड करेगा, है ना। चलो देखो एक क्वेश्चन करके देखो कि क्या इससे ये क्वेश्चन बन पा रहा है क्या। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना, यदि दो आवेश 2 कूलॉम और 3 कूलॉम को 1 मीटर की दूरी पर रखा गया, ये 2 कूलॉम और 3 कूलॉम का आवेश है, एक दूसरे से कितनी दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर, तो उनके बीच में लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F = है ना K Q1 Q2 डिवाइड बाय r²। K की वैल्यू अपन ने रखी ली 9 × 10⁹ पहला आवेश 2 है, दूसरा आवेश 3 है, इनके बीच की दूरी 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 3 दूना 6, 6 नम 54, 54 × 10⁻9 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक ये सारी चीज़ें। तो ये अपन ने पढ़ लिया कूलॉम का आवेश, बट अभी तो अपन ने माध्यम तो पढ़े ही नहीं कि कौन कौन से माध्यम में इस वस्तु को रख सकते हैं, और साथ ही इसका मात्रक क्या होता है, ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें दो छोटी छोटी चीज़ें और अपन को कवर करनी है। मान लो जब ये दोनों पदार्थ हवा में रखे हुए हो, दैट मीन्स कि एक आप पृथ्वी की बात कर रहे हो, एक आप सन की बात कर रहे हो, दोनों आवेश निर्वात में या हवा में जहाँ भी रखे गए हैं, तो उस केस में K की जो वैल्यू है ना, जो अभी आपने रखा था ना, F = K Q1 Q2 डिवाइड बाय r², तो उस केस में K की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0। ठीक है, इस
इसको इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे आप नॉर्मल ई लिखते हो ऐसे ना लिखते हुए इसको ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। 1/4πε0 इसकी वैल्यू हो जाएगी, और इसको अगर निर्वात में रखा जाता है तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर इसका यूनिट हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि ε0 का डायमेंशनल यूनिट विमी सूत्र निकालिए, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मतलब मात्रक पता होना चाहिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। जब अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी भी जैसे आपने कूलम्ब के की वैल्यू याद रखी, वैसे ही ε0 की भी वैल्यू होती है, ये तो मस्ट है ना। एक बार आपको दूसरी चीज़ें भूल जाओ, बट आप ये नहीं भूल सकते ε0 की वैल्यू 8.854 × 10⁻12 कैसे निकाली, क्योंकि यहाँ से अगर आप ε0 की वैल्यू निकालोगे, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको ये पूरा फॉर्मूला एक बार लिख लेती हूँ, 1/4π ε0 हो जाएगा, ठीक है। ε0 की वैल्यू निकालोगे तो ये के भी क्या हो जाएगा, इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो ये पूरा फॉर्मूला जो भी आपने लिखा है उसका रिवर्स हो जाएगा कि कूलम्ब स्क्वायर ऊपर चला गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका नीचे आ जाएगा। कूलम्ब क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू समय हो जाएगा, मतलब 80 a²t² इसका होल स्क्वायर है। न्यूटन का मात्रक क्या हो जाएगा, mLt -2 होता है, मीटर स्क्वायर को अपन l² लिखते हैं, m-1 है ना। बस आप सॉल्व करते जाओ इसको, l कितना है, क्यूब है, ऊपर जाकर -3 हो जाएगा, t -2 ऊपर जाकर प्लस का 2 हो जाएगा, t की पावर 4 हो जाएगा, और a की पावर +2 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका ε0 का क्या बन गया, विमी सूत्र बन गया, ठीक है। क्लियर है, ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। सिंपल सी चीज़ है, k = 1/4πε0 के बराबर हो गया, और ε0 की वैल्यू कैसे निकालोगे, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर से निकल जाएगी, ओके। चलिए, तो यहाँ से क्या एक कूलम्ब की डेफिनेशन बन सकती है क्या, यस बिल्कुल बन सकती है। क्या हो सकती है कूलम्ब की डेफिनेशन, पढ़ो इसको, कि यदि Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू 1 हो, ठीक है, अपन को क्या बोल रहे हैं, F = K Q1 Q2 /r² होता है। मान लो दोनों ही चार्ज का जो आवेश है वो एक एक कूलम्ब यहाँ पर हो, ठीक है, तो Q1 Q2 की वैल्यू क्या हो गई, एक यहाँ पर हो गई, इनके बीच की दूरी 1 मीटर यहाँ पर हो, तो यहाँ से F की वैल्यू क्या हो जाएगी, K के बराबर हो जाएगी, और K की वैल्यू 9 × 10⁹ के बराबर होती है। तो F यानी कि जो बल होगा वो 9 × 10⁹ न्यूटन के बराबर हो जाएगा। यानी कि निर्वात या वायु में परस्पर 1 मीटर की, कितने मीटर की, ये दो पदार्थ हो गए, परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो समान आवेश के परिमाण के आवेशों के मध्य 9 × 10⁹ न्यूटन विद्युत बल कार्यरत करता है, तब प्रत्येक आवेश का परिमाण जो है किसके तुल्य होना चाहिए, एक कूलम्ब के तुल्य यहाँ पर रहेगा। तो ये हो गई इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट, कूलम्ब कांस्टेंट हमारा एक कूलम्ब का डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ से आपका सेकंड टॉपिक एंड होता है। बस अब इसके कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाइएगा, फर्स्ट फार्मूला बुक आपको मिल जाएगी फर्स्ट यूनिट के लिए, ठीक है। जो यूनिट नंबर 11 था उसका फार्मूला बुक रेडी हो गया है, आप व्हाट्सएप से ले सकते हो, और ऐप पर यदि आप ऑलरेडी हैं तो हमने फ्री स्टडी मटेरियल में भी डाल दिया है, वहाँ से आप फार्मूला रिवाइज कर सकते हैं। बाकी कोर्सेज अवेलेबल है, कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो सेशन को ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।